अस्सलाम वालेकुम। क्या करना है? नहीं, उससे पूछ रहा हूँ। ये चला रहे हैं, बंद कर रहे हैं। कल एक सवाल होमवर्क दिया था और एक सवाल मैं कर रहा था और आपको मैंने परचेजेस तो निकाल दी थी और कहा था कहेंगे तो उसको पूरा भी कर दूंगा। तो चलो कर ही देते हैं, सवाल शुरू किया तो कर देता हूँ, कोई बात नहीं। वो पूरा करके फिर मैं मिक्स और यील्ड पे आता हूँ। पहले होमवर्क किया? पक्की बात? फिर बहुत ज़्यादा मसले हैं। यार शुरू में ना बांटा करो आके, वो लोग जो बाद में आते हैं वो फिर रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद आ जाना, आधे घंटे बाद आ जाना। ऑटम 20 क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कैलकुलेट करने थे वेरिएंसेस, मटेरियल प्राइस, यूजेज, लेबर रेट, एफिशिएंसी, आइडल, वेरिएबल के दोनों, फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम। अगर आपसे कहा जा रहा है ना फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस, तो फिर वॉल्यूम वेरिएंस कैलकुलेट करना है, वो एफिशिएंसी और कैपेसिटी नहीं करना। तो ये वेरिएंसेस निकालने हैं सारे। और कैसे पता? प्रोसेस मिक्स है, इसमें डेटा से पता चल रहा है। तो वेरिएंस का सवाल है, इसलिए सबसे पहले तो हम स्टैंडर्ड कार्ड बनाएंगे। इसमें मटेरियल और लेबर तो ये क्लियरली दिया हुआ है, 1 kg 75 और 1.2 आवर्स 40। एफओएच के बारे में कहा हुआ है कि एफओएच और पूरा एफओएच 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर है, यानी 40 का कितना आ जाएगा? 60। जब 40 रुपए का 150% करेंगे तो 60 रुपए आएगा। उस 60 के दो टुकड़े उन्होंने खुद ही बता दिए। कल वाले सवाल में हमें 130% लगा के जो फिगर मिली थी, कल जो मैंने बोर्ड पे किया था, उसमें पहले फिक्स्ड ओआर खुद निकाल के माइनस करना पड़ा था तो वेरिएबल आया था। अब उन्होंने खुद ही कह दिया कि ये जो आप 60 रुपए निकालेंगे, 40% उसमें से वेरिएबल है, तो बाकी तो उस 60 में से ये 60, 40 वेरिएबल, 60% फिक्स्ड, तो ये 24 और 36 आ गया। स्टैंडर्ड कार्ड की हद तक बताइए, कोई एतराज है तो? इससे बिल्कुल कर सकते हैं। फिर वहां से इधर जरूर आना है। स्टैंडर्ड कार्ड मैंने इस 225 को आपको ये कहा था कि ये फॉर 2,25,000 यूनिट्स, ये इसलिए बताना जरूरी था कि हम क्वांटिटी स्केड्यूल प्रोडक्ट के हिसाब से बना रहे होंगे। तो ये बताना चाहिए था कि कितने प्रोडक्ट के यूनिट्स के ऊपर काम शुरू किया, क्योंकि प्रोडक्ट है यूनिट्स में। प्रोडक्ट के 1 यूनिट में 1 किलो लगता है। जरूरी है कि असल में भी 1 किलो लगेगा, तभी तो वेरिएंस आएगा, तभी तो मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस आया है कि नहीं आया? मटेरियल यूजेज वेरिएंस तभी आया है ना जब 1 यूनिट में 1 किलो नहीं लगा, ज्यादा लगा है। तो इसलिए ये कहना एग्जामिनर को नहीं चाहिए था कि 225 kg लगे हैं, बस उसको ये कहना चाहिए था कि साथ कितने यूनिट्स के लिए मटेरियल लगा है। क्योंकि हमने क्वांटिटी स्केड्यूल में इनपुट में क्या लिखना होता है? प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स पे काम शुरू हुआ या मटेरियल के कितने किलो डले।
प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स पे काम शुरू हुआ, तो उसने मटेरियल के किलो तो बता दिए थे, प्रोडक्ट के यूनिट्स नहीं बताए थे। तो मुझे सोल्यूशन इसके बगैर मतलब कुछ अंदाजा ही नहीं था कि कितने यूनिट्स, एक ही हल था सिर्फ कि इतने ही यूनिट्स होंगे, वो भी इस अजम्पशन पे। और आईकेप के सोल्यूशन में 225 को ही इनपुट किया हुआ था, लेकिन वो ये वाला 225 नहीं होना चाहिए, ये तो मटेरियल के किलो हैं। वो होना चाहिए कि कितने प्रोडक्ट, जैसे 100 चेयर्स पे काम शुरू करना है और उन 100 चेयर्स के लिए जो मटेरियल डला है वो 300 किलो मेटल डला है, तो हमने इनपुट में 100 चेयर्स लिखने हैं कि 300 किलो मेटल लिखना है। तो हमें मटेरियल के किलो नहीं लिखने क्वांटिटी स्केड्यूल में, प्रोडक्ट के यूनिट्स लिखने हैं। ये किन हालात की बात हो रही है, अगर वेरिएंस के सवाल में प्रोसेस मिक्स हो जाए तो हमें क्वांटिटी स्केड्यूल, ईपी, ये प्रोडक्ट के यूनिट्स का बनाना है। तो इसमें एक सवाल में फ्लॉ था कि 2,25,000 केजी तो लिख दिया, लेकिन साथ ये भी बताना चाहिए था कि कितने यूनिट्स के लिए। जैसे जो सवाल मैंने कल बोर्ड पे किया था, कल यानी 70, अभी कौन सा लिखा था मैंने, 72 में, जो मैंने ऑटम 2015 का सवाल बोर्ड पे किया था, वो भी चलो यहाँ खोल के दिखाता हूँ। सवाल कौन सा था, हमने क्वांटिटी स्केड्यूल में इनपुट में क्या लिखा था, 50,000 यूनिट्स पे काम शुरू हुआ, ये इनपुट में लिखा था। अदरवाइज किलो तो 2.5 लाख किलो से जो इनपुट हुए थे, ये 2.5 लाख किलो निकाले थे कल, तो मटेरियल के किलो 2.5 लाख इनपुट हुए थे, लेकिन कितने यूनिट्स के लिए मटेरियल इनपुट हुआ था, 50,000। तो हमने क्वांटिटी स्केड्यूल में क्या लिखना है, 2.5 लाख किलो या 50,000 यूनिट्स, तो 50,000 यूनिट्स लिखा था। इसी तरह इस सवाल में ये बताना चाहिए था कि 2,25,000 किलो तो इन हुए हैं, कितने यूनिट्स के लिए, ये नहीं बताया था। ये इस सवाल का फ्लॉ है। अब इसमें स्टूडेंट ने कुछ भी अज्यूम किया होता तो उसको इज्जत के साथ मार्क्स दिए जाते, और सेफ अजम्पशन यही बन रही थी कि 225 यूनिट्स ही होंगे। क्यों ये अजम्पशन ली, 1 kg की वजह से। तो ये सवाल में एक फ्लॉ है कि इसमें 2,25,000 kg तो बताए जा रहे हैं, जैसे यहाँ 2.5 लाख किलो बनते थे, लेकिन ये भी बताना चाहिए था, ये इसमें नहीं बताया हुआ था। इसलिए मैंने आपको लिखवाया था कि आप इसको 2,25,000 यूनिट्स लिखें। स्टैंडर्ड कार्ड बन गया, और उसके बाद क्वांटिटी स्केड्यूल में कोई एतराज, ये मैंने ना यहीं पर फेस, अच्छा जिन लोगों से फेस पे बन जाते होते हैं ना एक्सपेक्टेड यूनिट्स, वो इस फेस को बनाया करें, वरना मैंने कल बोर्ड पे भी वो अलग से वर्किंग कर दी थी। तो जिनसे ये फेस के ऊपर एक्सपेक्टेड नहीं बन रहे होते, वो इस चक्कर में पढ़ के क्वांटिटी स्केड्यूल ना खराब किया करें, वो अलग से एक्सपेक्टेड यूनिट्स निकाला करें। इंस्पेक्टेड यूनिट्स किस तरह, इंस्पेक्शन स्टेज है 75%, ओपनिंग 80% थे, ये इंस्पेक्ट हो गए थे, क्लोजिंग 60 है, ये इंस्पेक्ट नहीं हुए, इसलिए इनपुट में से बस क्लोजिंग लेस होगा तो इंस्पेक्टेड यूनिट्स आ जाएंगे। इसका 7% नॉर्मल है, और बाकी बैलेंस करके 1700, क्योंकि आउटपुट तो ये दिया हुआ है। किधर ये हो गया क्वांटिटी स्केड्यूल, और इसी के हिसाब से चूंकि FIFO बेसिस है तो ये ईपी बन गया, क्वांटिटी स्केड्यूल, ईपी, स्टैंडर्ड कार्ड। यहाँ तक कोई एतराज। अब देखिए, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना बेटा, सारे सवाल मैं बोर्ड पे नहीं कर सकता, और अगर मैं सारे सवाल बोर्ड पे कर भी दूंगा वो तो मैं कर रहा हूँ, आपकी प्रैक्टिस असल में बताएगी कि आप कितना सीख रहे हैं। तो वेरिएंस के इतने सारे सवाल अब आपने कर लिए हैं प्रैक्टिस, अभी भी इम्पॉसिबली डिफिकल्ट है या कुछ सिर पर बन गया चैप्टर का, बन गया। चलो, अगर अभी भी कच्चा कच्चा है तो ये आपने ही एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, क्योंकि आप पहले, अभी मुझे कल परसों भी कोई बच्चे से मैं बात कर रहा था, अगर पुराने चैप्टर रहते हैं ना तो आप ये मत करिए कि अभी वाले को छोड़ें और पुराना वाला करें ना। आपसे पुराना वाला ठीक होगा फिक्र में कि और आगे छूटता जा रहा है ना, नया वाला पकड़ा जाना है बाद में। रोज का रोज पहले किया करें, पहले रोज की पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद कोई एक्स्ट्रा टाइम निकलता है निकालने की कोशिश करें, फिर पिछला रिवाइज किया करें। और अगस्त में क्या करना है वो भी मैं आपको इंशाल्लाह नसीहतें करके भेजूंगा, और अभी मेरे जाने में जो आपके गैप आएगा उसमें भी नसीहतें कर दूंगा कि उसमें आप कैसे करें। क्वांटिटी स्केड्यूल, स्टैंडर्ड कार्ड, ईपी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड कार्ड से हमें कॉस्ट मिल गई, AQ दिया हुआ है। ये 225 कौन सा वाला है, ये वाला है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का प्रोडक्ट के यूनिट से ताल्लुक नहीं है, ये 225, ये वाला 225 है, ये AQ है, तो ये AQ यहां पर आ गया।
और ये फिगर सवाल में दी हुई है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में AQ क्या होता है? प्रोडक्ट के यूनिट्स कि मटेरियल के किलो? मटेरियल के किलो ना, तो वो ये मटेरियल के किलो है 2,25,000 और एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट ये, तो ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है, ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट होती है, ये एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट दी हुई है। मटेरियल यूजेज में बताएं कोई मसला है तो? मटेरियल यूजेज में हमने लेना होता है SQ कैसे? स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ किलो इनटू मटेरियल वाला EP, ये तो 1 किलो इनटू ये। और इसी तरीके से लेबर एफिशिएंसी में SH कैसे निकलेगा? स्टैंडर्ड में लिखे हुए 1.2 आवर्स इनटू कन्वर्जन वाले यूनिट्स, ये ऐसे SH निकला है। और AH भी ऐसे ही निकला है, क्योंकि AH उन्होंने देने की बजाय ये कहा कि 10% आइडल है। किन में से? इनमें से। लेबर आवर्स एक्चुअली पेड फॉर इतने हैं, 10% ऑफ द डायरेक्ट लेबर आवर्स वर आइडल। किन में से 10%? इन पेड में से। तो इस पे आप ये 90% लेंगे, नहीं एक्चुअल आवर्स तो ऐसे निकलेंगे, सॉरी, उनका 90% लेंगे तो ये एक्चुअल आवर्स आ गए वर्ग। तो एफिशिएंसी में ये आगे SH, ये आगे AH। ये हाँ जी, ये लेबर केस 2 था जिसमें आइडल टाइम का रिकॉर्ड होता है, और उसका सिनेरियो A था कि आइडल टाइम को स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं बनाया होता। वो यहां से नजर आ रहा है कि नहीं बनाया हुआ। क्या चीज? अच्छा, मटेरियल में ये केस 1 है कि 2 है? कैसे बता 2? मटेरियल इशूड तो बता दिए, परचेज किधर है? तो बस परचेज यूज बराबर है, केस 1 है। नहीं, FIFO तो यूज हो रहा है, तो इससे कैसे पता चल रहा है कि केस 1 है कि केस 2 है? नहीं, देखिए मटेरियल में देखना होता है केस 1 है कि केस 2 है। केस 1 कैसे पता चलेगा? जब परचेज्ड और यूज बराबर है। अगर केस 1 है तो फिर फर्क ही नहीं पड़ता कि FIFO है कि FCO है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट है, जरूरत ही नहीं है इसकी। केस 2 था तो जरूरत थी पहचानने की कि वैल्यू डेट एक्चुअल है कि वैल्यू डेट स्टैंडर्ड है। केस 1 में ये जरूरत ही नहीं है पहचानने की, तो केस 1 था। ठीक है, बांट दो। क्या लेबर का? एक तो स्टैंडर्ड के अंदर आपको कहीं आइडल की इंफॉर्मेशन नहीं है। लेबर में हमने वो जो स्प्रिंग 20 किया था ना पिछली से पिछली क्लास में, उसमें स्टैंडर्ड कार्ड में लिखा हुआ था कि 6% के 5% आइडल हैं, तो वो स्टैंडर्ड का हिस्सा थे। यहां पर स्टैंडर्ड में कहीं आइडल का जिक्र है, तो आइडल स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है। और केस 2 कैसे पता चला? इसकी वजह से लेबर का केस 1 ये था कि आइडल आवर्स नहीं है, केस 2 ये था कि आइडल आवर्स हैं, तो आइडल आवर्स हैं मतलब केस 2। सिनेरियो A ये था कि आइडल आवर्स स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है, सिनेरियो B था कि आइडल आवर्स स्टैंडर्ड का हिस्सा है। तो ये सिनेरियो A है, क्योंकि आइडल आवर्स स्टैंडर्ड का हिस्सा नहीं है, कहीं है ही नहीं आइडल का जिक्र, तो केस 2 सिनेरियो A। जी, लेबर ओवरहेड्स वेरिएंसेस में कोई एतराज जिन्होंने किया है किसी वेरिएंस में बताएं, मैंने सामने फिगर रखी हैं, पूछिए किसी फिगर को पूछना है तो। क्या जी, किधर है, कौन है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड सवाल में दिए हुए हैं? नहीं दिए हुए। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड निकालने हो तो 2 तरीके बताए थे। आप चाहें तो OAR पर यूनिट से निकाल लें, चाहें तो पर आर से निकाल लें। पर आर से निकालना है तो इनटू BH, पर यूनिट से निकालना है तो इनटू बजटेड प्रोडक्शन। तो आपको क्वेश्चन में BH दिए हुए, ये BH है, तो फिर BH यूज करने हैं तो आपको ये यूज करना पड़ेगा 36। तो 36 रुपए इंटू 2.5 लाख निकला 9 मिलियन। ये 2.5 लाख, 36 रुपए जो निकाल चुके थे इंटू 2.5 लाख, वही आ गया। और वेरिएंसेस में बताइए कोई एतराज? जी, ये वर्ड इसके लिखा हुआ है क्योंकि ओवरहेड्स को लेबर से लिंक किया हुआ है ना, ओवरहेड लेबर से लिंक्ड है, तो लेबर के तो इस सवाल में पेड आवर्स भी हैं और वर्कड आवर्स भी हैं, तो हमें फिर ये देखना है ना कि हमने कौन से वाले लेने हैं, तो हमने वर्क लेने हैं। होता सिंपल है, लेकिन लेबर के साथ जुड़ा हुआ है तो हमने लेबर के कौन से वाले आवर्स लेने हैं, इसलिए कहा है कि वर्क लेने।
तो इसलिए वर्ग लिए हुए। हाँ जी, वेरिएंसेस डन। पार्ट बी में रिकंसिलिएशन मांगी थी, और अगेन एक और गैर अखलाकी हरकत ये थी कि ये दो गैर अखलाकी हरकतें थी सवाल में। गैर अखलाकी हरकत ये थी कि उसने कॉस्ट का वेरिएंस मांगा है, तो कॉस्ट का वेरिएंस बजटेड कॉस्ट के साथ नहीं होता है, वो प्रॉफिट है जो बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट होता है। कॉस्ट के वेरिएंसेस एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ होते हैं। सॉल्यूशन यही है आई कैप का जो मैंने किया हुआ है, बस फॉर्मेट अपना रखा हुआ है, वरना आई कैप का सॉल्यूशन यही है। यानी उन्होंने किया स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ रिकंसाइल है, लेकिन वर्ड यहां पर उन्होंने बजटेड यूज किया था, तो ये एक गैर अखलाकी हरकत थी। तो हमने स्टैंडर्ड्स के साथ ही कंपेयर करना है। तो कॉस्ट की रिकंसिलिएशन होती ही एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के दरमियान है, तो ये वर्ड एक गैर अखलाकी हरकत है जी। आइडल वाला क्या, किधर है, कौन है, कहाँ है जी? आइडल वाला क्या? आइडल टाइम वेरिएंस, लेबर का केस 2 सिनेरियो ए। आइडल टाइम वेरिएंस का फार्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स पेड। पता नहीं मैंने इस शक्ल में लिखा था या इसी में लिखा हुआ। ये क्या चीज बन गई? ये ब्रैकेट के अंदर क्या है? एक्चुअल आइडल आवर्स। तो एक्चुअल आइडल आवर्स 23,500 है। एक्चुअल आइडल आवर्स 23,500 है, उसको मैंने स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दी। और अगर आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है कोई बात नहीं। एक्चुअल वर्क आवर्स कितने हैं? 211 शायद हैं, और पेड इतने हैं, तो आप फार्मूला लगाएं पूरा। ये आइडल टाइम का फार्मूला। ऑटम 20 क्वेश्चन 5 डन। ठीक है जी। अच्छा, अभी इस रिवर्स वर्किंग का एक सवाल जो मैंने कल बोर्ड पे किया था उसको पूरा कर देता हूं, और रिवर्स वर्किंग का होमवर्क दे रहा हूं। 2 सवाल होमवर्क हैं। 2 इसलिए हैं कि एक तो नॉर्मल सवाल है, दूसरा उसी का एक बहुत आसान वर्जन आई कैप ने सेम उसी पैटर्न पे इस अटेम्प्ट में पूछा था। तो आप एक कर दें, दूसरा कर दें तो अच्छी बात है, नहीं तो ज़बानी देख ले बेशक, क्योंकि उसी का वो बिल्कुल मिलता जुलता वर्जन है। और आई कैप के सोल्यूशन से मुझे कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन चूंकि पहले वाले का जिस फॉर्मेट पे सोल्यूशन बनाया था मैंने बिल्कुल उसी फॉर्मेट में वैल्यूज बदल के नए सवाल का सोल्यूशन दे दिया, ताकि आपको बिल्कुल उसी तरह से फिगर्स नजर आ जाए। तो एक जो प्रॉपर करने वाला होमवर्क है वो आपको मैंने क्वेश्चन भी पहुंचा दिया और सोल्यूशन भी पहुंचा दिया। क्वेश्चन इसलिए पहुंचाया कि ये है पुराना, तो ऑटम 9 क्वेश्चन किधर है भाई? आ रहा है। तो एक ही है। कौन से कागज दिए आके? क्वेश्चन ऑटोमेट का क्या किया है? सॉल्यूशन किधर है उसका? अच्छा, 3 पेजेस पहुंच रहे हैं आप तक भाई? पहुंच रहे हैं ना? किधर हैं? पहुंच रहे हैं ना? आ रहे हैं, आस्ता आस्ता पहुंच रहे हैं आप तक। 3 पेजेस पहुंचने हैं, और ऑनलाइन वालों के लिए आपके मैंने कोर्स में ये तीनों पेजेस रखे हुए हैं। एक सवाल रिवर्स वर्किंग वाला, एक सवाल है ऑटम 2008 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑटम 8, और बिल्कुल इसी देखने से लग रहा था कि इसी के पैटर्न पे बना हुआ है, रिक्वायरमेंट भी वही है। क्वेश्चन 6 स्प्रिंग बाइस। तो आप तक मैंने पहुंचाया है इसका क्वेश्चन और इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन। ये प्रॉपर करने वाला सवाल यही है। ये सवाल किया होगा, उसके बाद जब आप ये सवाल करेंगे तो बस फिगर्स बदली हैं, इसलिए ये भी साथ ही होमवर्क दे रहा हूं। वो पेज
अच्छा, रिवर्स वर्किंग का एक सवाल और हस्बे तौफीक बता रहा हूँ, अगस्त में कभी करने का दिल करे आपका तो यही नोट्स में लिख लें, वरना कुछ बच्चे होते हैं जिनका पेपर ये एक रहता है तो उनके पास तो टाइम होगा। ऑटम 14 क्वेश्चन 4, ये भी रिवर्स वर्किंग का था। ऑटम 14 क्वेश्चन नंबर 4, ये भी रिवर्स वर्किंग का ही था, कोई करना चाहे तो। ये हस्बे तौफीक है, ये मैं क्लास में नहीं कर रहा डिस्कस, ऑफिशियली आपको ये 2 सवाल कहे मैंने। ऑटम 8 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी आपको दिया है क्योंकि ये आपके नोट्स में नहीं है, और स्प्रिंग 22 का सोल्यूशन। ये 2 सवाल ये कल किए हूं। कहां तक पहुंचे, पेजेस पहुंच गए आगे? नहीं, वहां तो आ जाना चाहिए था यार। ये जो कॉपीज आपको मिलती है ना, ये रेलिवेंट जगह लगाया भी करें, मोड़ तोड़ के कहीं बैग में रख लेते हैं फिर नहीं मिलता। पेजेस जल्दी बांटे भाई, मैं आगे चलूं। ऑटम 8 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किस तक नहीं पहुंचा? नहीं मिला? ऑटम 8 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कहां तक नहीं, किसको नहीं मिला? मेरी शक्ल ना देखे ना, अपने कागज देखे ना भाई। इस सवाल में एक वर्ड ऐड कर लें, एक गैर अखलाकी हरकत थी इसमें भी। ये जो टॉप पे एक टेबल बना हुआ है, आप ऑनलाइन वालों को भी कह रहा हूं, ये जो है क्वेश्चन में यार, क्वेश्चन ऑटम 8 क्वेश्चन, आंसर में तो मैं नहीं कहूंगा ना गैर अखलाकी हरकत थी, मैं क्वेश्चन में ही कह रहा हूं, आंसर तो मैंने अपने फॉर्मेट पे बना के दिया है। ये जो क्वेश्चन में पहला टेबल बना हुआ है, इसमें बजटेड प्रॉफिट लिखा हुआ है, फेवरेबल वेरिएंसेस हैं, एडवर्स वेरिएंसेस हैं। एडवर्स में पहला कौन सा है? फिक्स्ड ओवरहेड्स। कौन सा? नहीं, गैर अखलाकी हरकत यह थी कि फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है, तो उनको एक्सपेंडिचर का वर्ड लिखना चाहिए था। अभी जब यही सेम सवाल स्प्रिंग 22 में टेस्ट हुआ है तो उन्होंने लिख दिया एक्सपेंडिचर। ये जो फिक्स्ड ओवरहेड्स लिखा हुआ है ना पहले टेबल के अंदर, जो कि एक रिकंसिलिएशन बनी हुई है, इसमें एडवर्स वेरिएंस के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड आ रहा है 16,000, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। ठीक है, आप इसमें, अच्छा आपको अगर सवाल इस तरह से पेपर में आ जाता गैर अखलाकी हरकत, तो आप उसके बारे में जो भी अज्यूम करते वो एक नोट लिखते। अगर आप इसको फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस लेते तो आप नोट लिखते, एक्सपेंडिचर लेते तो नोट लिखते। कर लिया चेंज? अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन भी पहुंच गया। सॉल्यूशन क्वेश्चन 3-8 का कहां पे आके खत्म हुए हैं पेजेस? यहां वाले पूरे हो गए? नहीं हो जाएंगे पूरे। ये क्वेश्चन 3 ऑटम 8 का सॉल्यूशन पहुंच जाएगा अभी।
अभी भी नहीं पहुंचा तो बता दीजिएगा, पहले ये कागज जहां खत्म हो वहां बता दिया करें कागज खत्म हो गए हैं, और बच जाए तो वहीं रखे ना बैठ जाए, बता देंगे कागज बच गए। और तीसरा कागज स्प्रिंग 22 क्वेश्चन 6 का सॉल्यूशन, ये ना मिला हो किसी को। स्प्रिंग 22 वाला सॉल्यूशन ना मिला हो किसी को। कोई नहीं लेगा वो तो। अच्छा कॉपीज ना जरा गिनती गिन के कराया करो, मेरे पैसों से होती हैं ये कॉलेज के पैसों से नहीं, मेरे पैसों से होती है। मैं जब भी जाता हूँ देखता हूँ पीछे पेजेस पड़े होते हैं। जी हाँ जी, चलो कोई बात नहीं। अच्छा ये आप ना ये कागज बांटने में इतनी देर लगा दी यार, मैंने वो सवाल पूरा कर रहा था, वो नहीं करा रहा मैं सवाल पूरा। पढ़े वो वाला सवाल दोबारा, भूल भाल गए होंगे। एक मिनट फिर पूछ ले यार, फिर तीनों सवालों की पूछ लो तफसील। इन तीनों में से जिसको कागज नहीं मिला अभी तक वो बता दे, ठीक है। कल जो पिछली क्लास में सवाल कर रहा था बतूल लिमिटेड वाला, जिन्होंने आपको फाइनेंशियल कंट्रोलर रखा था, क्वेश्चन कौन सा था उसका? 4। यार मजीद टाइम ना ना करो यार, मैंने सवाल पूरा कराना है, मिक्स और यील्ड वेरिएंस पढ़ाना है, सवाल पढ़ने खामोशी से। कल मैंने परचेजेस निकाल दी थी दोनों की, स्प्रिंग 10 यानी मार्च 2010 क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सवाल था, भूल भाल गए होंगे, पढ़ लीजिए दोबारा। मैं वेरिएंसेस निकालने लगा हूं पार्ट बी। डायरेक्ट मटेरियल कल कर लिया था और उसके वेरिएंस भी कोई नहीं निकालने, ऐसी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको स्टैंडर्ड कार्ड में लिख के दे रहा हूं, वरना इस सवाल में इस मटेरियल के वेरिएंस निकालने तो दिए हुए हैं, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको स्टैंडर्ड कार्ड में ये भी लिख के दे रहा हूं, वरना हमें स्टैंडर्ड कार्ड में लेबर और ओवरहेड्स डालने हैं। तो ये कल वाली फिगर्स बस रिपीट कर लेते हैं। ये 5 किलो था शायद, है एक्स 6 किलो था, 50 रुपए का था, और y था 3 kg सिक्योरिटी का। इसके वेरिएंस नहीं निकालने, लेकिन चलो स्टैंडर्ड कार्ड सुना सुना लगेगा इसके बगैर, इसलिए लिख दिया। डायरेक्ट लेबर ये 2 तरह के हैं, स्किल्ड हैं और अनस्किल्ड हैं। स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, ये मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं लेबर की। जैसे कोई वर्कशॉप में मैकेनिक है, वो स्किल्ड है, एक उसका हेल्पर होगा वो अनस्किल्ड होगा। तो स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड ये मुख्तलिफ क्लासेस होती हैं लेबर की। स्किल्ड वाले का क्या हिसाब किताब है? 1.5 आवर, 150 वाला 225, और अनस्किल्ड का 2 घंटे 100 वाले 200।
अच्छा, ये बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है या एब्जॉर्प्शन? जी, इसको वैसे मार्जिनल भी कह सकते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर आपको पर यूनिट या पर आवर तो वेरिएबल ही का है, फिक्स तो नहीं का। फिक्स तो टोटल दिए हुए हैं। नहीं, उसमें टोटल बेशक दिए होते हैं, लेकिन उसमें आपको जो OAR दिया होता है वो फुल OAR दिया होता है। इससे पहले जितने सवाल किए हैं ना, उनमें आपको स्टैंडर्ड कार्ड में FOH का रेट मिल रहा था, यहाँ पर वेरिएबल का रेट दिया हुआ है, फिक्स का तो रेट नहीं दिया हुआ। और जिस तरह से वेरिएबल का रेट दिया है स्किल्ड और अनस्किल्ड आर के हिसाब से, वैसे फिक्स का भी अलग होना चाहिए था ना, तो फिक्स का रेट तो कोई नहीं दिया हुआ जिन सवालों में। बल्कि इससे पिछले ही सवाल में जो वो ऑटम 15 किया था, उसमें उसने FOH का रेट 130% ऑफ लेबर कॉस्ट कहा था। इवन के जो मैंने भी ऑटम 20 डिस्कस किया है, उसमें भी उसने FOH को 150% कहा था, फिर उसको वेरिएबल फिक्स में तोड़ा था। यहाँ पर उसने पूरे FOH का रेट तो नहीं दिया हुआ, खास वेरिएबल का रेट दिया हुआ, और फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल करके दिए हुए, पर आर पर यूनिट तो है ही नहीं। ना ही आपको कहीं इसमें कोई लिंक बताया है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्किल्ड आर्स और अनस्किल्ड के साथ क्या ताल्लुक है, तो इसलिए ये मार्जिनल ही है। इसके सोल्यूशन में भी फिक्स्ड ओवरहेड्स का इन्होंने सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाला है, वॉल्यूम वेरिएंस नहीं निकाला, क्योंकि वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए डाटा नहीं है ना। देखिए, वेरिएबल ओवरहेड्स का जो OAR दिया हुआ है 100 रुपए क्या है पर स्किल्ड आर, 80 रुपए, तो दोनों का अलग अलग है ना हिसाब, तो फिक्स्ड का भी अलग अलग होना चाहिए था, नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है। तो इसलिए हम इसको अगर मार्जिनल, क्योंकि इसने आपसे नाम लेके ये तो नहीं कहा कि वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी बता दें, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर बता दें, फिक्स्ड ओवरहेड का एक्सपेंडिचर बता दें, फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम बता दें, ये तो नहीं कहा। ऑटम 20 में नाम लिए हुए थे कि वेरिएबल ओवरहेड्स के स्पेंडिंग और एफिशिएंसी बताएं, फिक्स्ड ओवरहेड्स का स्पेंडिंग और वॉल्यूम बताएं। यहां पर तो कुछ नहीं कहा ऐसा, तो इसलिए हम यहां पर फिक्स्ड ओवरहेड्स का बस एक्सपेंडिचर ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। ओके, तो अगर हम इसको मार्जिनल कॉस्टिंग कह दें तो फिर तो आसानी हो जाएगी। इवन के एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी कह दें तो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक फिक्स का यहां नहीं लिख सकेंगे रेट, ठीक है, तो ये मार्जिनल है। अच्छा, इसका असर कोई नहीं पड़ रहा। अगर आपको लग रहा है हम कैसे मार्जिनल अज्यूम कर लें, आप फिक्स्ड ओवरहेड का वॉल्यूम वेरिएंस ना उसने नाम लेके पूछा है, ना डाटा है कि आप निकाल सकें, तो जो निकाल सकते हैं उसने बस वही निकालने को कहा है। तो इसलिए तो मैं आपको तसल्ली कराने के लिए कह रहा हूं कि इसको मार्जिनल रख ले। वेरिएबल ओवरहेड, स्किल्ड और अनस्किल्ड, तो अगर ओवरहेड को लेबर से लिंक कर दिया हो तो सवाल में आसानी हो जाती है कि लेबर में जो आर्स निकाल लिए होते हैं वही फिर ओवरहेड में यूज हो जाते हैं, तो इसलिए ये तो सेम आ जाएंगे। रेट इसका 100 है, इसका 80 है, ये स्टैंडर्ड कार्ड है। हाँ जी, स्टैंडर्ड कार्ड नोटेड, तो मैं आगे बढ़ूँ। लेबर के वेरिएंसेस निकालते हैं, लेबर का रेट वेरिएंस। अच्छा देखें, लेबर 2 हो गए ना, तो डबल डबल वेरिएंस चलेगा। लेबर के 2 रेट वेरिएंस निकलेंगे, 2 एफिशिएंसी वेरिएंस निकलेंगे। ये मैं पार्ट बी कर रहा हूँ इसका, लेबर रेट वेरिएंस स्किल्ड के लिए, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, पेड वर्क, पेड वर्क देखना पड़ता है कि केस 1 है कि केस 2 है। कहीं सवाल में लेबर के आइडल टाइम, तो बस केस 1 है। स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट स्किल्ड का 150, स्किल्ड के एक्चुअल आवर्स। पॉइंट नंबर 6, एक्चुअल टोटल आवर्स बताए हैं उसने और कहा है इसको 3-4 रेशो में बांट लें, तो स्किल्ड के हिस्से में कितने आ जाएंगे? 168 में से स्किल्ड को कितने बांटने? 3, 7 2, 50।
एक्चुअल रेट कितना? पॉइंट नंबर 5, एक्चुअल लेबर रेट फॉर स्किल्ड 10% हायर। तो ये 150 था, तो उसको 165 कर लेंगे। एक्चुअल आवर्स पॉइंट नंबर 6 से निकाले हैं, 1080 एडवर्स। और अनस्किल्ड के लिए फिर से करना पड़ेगा स्टैंडर्ड रेट। अच्छा, आप बेशक वो फार्मूला दोबारा ना लिखें, ऊपर लिख तो लिया है। स्टैंडर्ड रेट 100, एक्चुअल आवर्स 168 में से या तो 4/7 कर लें या 72 माइनस कर दें। एक्चुअल रेट 5% हायर था, यानी 105, 480,000 नेगेटिव 480। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्किल्ड के लिए, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट 150 है, स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालते हैं? यहाँ लिखे हुए आवर्स इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन, वो पॉइंट 1 में दी हुई है सवाल में। ये हो गए SH माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, ये 72 नहीं, किधर गए 90, हाँ 72 जी, 450 नेगेटिव पॉजिटिव। और अनस्किल्ड के लिए स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर, फार्मूला नहीं है दोबारा लिखने की। स्टैंडर्ड रेट 100 रुपये, स्टैंडर्ड आवर्स 2 इंटू 50,000, ये 1,00,000 SH हो गए। ये 2 माइनस 100 इंटू एक्चुअल थे इसके 96, 4,00,000 पॉजिटिव, यानी अनस्किल्ड ने बेहतर काम किया है। ये लेबर के वेरिएंसेस है। जी, लेबर वेरिएंसेस में बताइए, कुछ पूछना है तो। वेरिएबल ओवरहेड्स, स्पेंडिंग वेरिएंस, ये होते हैं स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। अब देखिए, ये तो लेबर थी ना जिसकी 2 टाइप्स थी,
वेरिएबल ओवरहेड्स तो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, तो ये क्या चीज़ है, ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, दिए हुए हैं कितने 16166 लेकिन ये दो हैं, स्टैंडर्ड रेट दो हैं। ये कर रहा हूं कैलकुलेट, 100 रुपए किस पे लगाऊं, स्टैंडर्ड रेट दो है ना इसके, तो 100 किससे मल्टीप्लाई करूं, कौन से AH से, स्किल्ड के AH से, और 80 रुपए अनस्किल्ड के AH से, तो 100 इंटू 72 प्लस 80 इंटू, ये है SR इंटू AH। देखिए वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस, ये तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड है ना, ये तो इतने हैं, लेकिन स्टैंडर्ड रेट चूंकि दो तरह के थे तो उसके लिए हमें इस दो तरह से फार्मूला लगाना पड़ा, ये बनाया अब SR इंटू AH। नहीं समझ आई, नहीं समझ नहीं आया कि इख्तलाफ है कोई। वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग का फार्मूला ये है, ये सुना है, SR इंटू AH। वेरिएबल ओवरहेड का SR कितना है, SR 100 भी है 80 भी है, तो कौन सा वाला यूज करना है, दोनों ही करने हैं ना, तो 100 जिसके लिए है उसके AH से और 80 जिसके लिए है उसके AH से। अलग से कैसे, अच्छा अगर हम स्केल्ड और अनस्केल्ड का ये वेरिएंस अलग निकालें तो एक्चुअल में से कितना स्किल्ड और कितना अनस्किल्ड के लिए, वो तो आर्स को कहा था उन्होंने, वो तो आर्स बांटने को कहा था। 16 मिलियन को कैसे बांटने हैं स्किल्ड और सेमी स्किल्ड में, वो आर्स बांटने को कहा था 4 और 3 की रेशो में, 3 और 4 की रेशो में, ओवरहेड्स को तो नहीं कहा, ओवरहेड्स नहीं बांट रहे, इसलिए हमें इसको कंबाइन रखना पड़ा। कितना 18 लाख नेगेटिव। हाँ वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस जब निकालेंगे वो हम अलग अलग ही निकालेंगे क्योंकि उसमें तो रेट ही अलग यूज होता है। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, ये हम स्किल्ड और अनस्किल्ड के लिए अलग निकालेंगे क्योंकि इसका फार्मूला होता है SR इंटू SH माइनस SR इंटू AH। तो हमारे पास AH हाँ अलग अलग अवेलेबल है, SH भी अलग है, SR भी अलग है, इसलिए ये वाला वेरिएंस स्किल्ड अनस्किल्ड अलग निकलेगा। ये अलग क्यों नहीं निकल सकता, क्योंकि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड तो टोटल है, उनमें तो नहीं है स्किल्ड और अनस्किल्ड के अलग, इसलिए ये इकट्ठे निकालना पड़ा। ये सारा अलग अलग अवेलेबल है, तो SR 100, SH वही लेबर वाले SH, ये SH ये 75 माइनस SR 100 इंटू AH 72, 3 लाख कॉस्ट। और अनस्किल्ड के लिए SR इंटू SH माइनस SR इंटू AH, SR 80 रुपये, SH कौन से वाले, ये वाले 1 लाख, माइनस SR 80 इंटू AH 96,000, 320,000 और लास्ट फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। ये क्या होता है, बजटेड माइनस एक्चुअल। तो अगर आप इस पे अकल लगाएं तो आप डायरेक्टली वेरिएंस ही बता सकते हैं, बजाय से कि मैं बजटेड माइनस एक्चुअल लिखूं। वैसे तो लिख देता हूं लेकिन डायरेक्टली वेरिएंस ही पता है। कैसे, बजटेड पे 6% लगा लें वो वेरिएंस है, फिर भी मैं आपको उसी शक्ल से बना देता हूं। बजटेड ऊपर दिए मैं टेबल में 4 मिलियन, 6% महंगा कर लें उसको, तो वेरिएंस आ जाएगा 240 एडवर्स। तो आप इसको इस फार्मूले में लिखने की बजाय
डायरेक्टली 4 मिलियन का 6% ले लें, वही तो वेरिएंस है, तो यही आ जाएगा, ये पार्ट बी। अच्छा, अब मिक्स और यील्ड का मुझे कॉन्सेप्ट बीच में नहीं छोड़ सकता, वो मुझे आपने पेजेस बांटने में इतनी देर लगा दी, वो मैं अगली क्लास में करूंगा। मिक्स और यील्ड वेरिएंस रह गए इसमें, वेरिएंस वाले चैप्टर में लास्ट पोर्शन है मिक्स और यील्ड वेरिएंस, वो कल इंशाल्लाह ये वेरिएंस खत्म कर दूंगा। आज तो नहीं, आज तो R1 की, कल है कॉस्ट की। यार आपकी क्लास में तो काफ़ी अरसे से कोई बात ही नहीं होती, आप ऐसे आप बाबरकत लोग हैं कि इस क्लास में ना खैर की बात नहीं हो पाती है। अब मुझे पता नहीं कहाँ तक पहुँच गया था मैं, नहीं टॉपिक क्या था जी? हाँ जी, मेरा ख्याल है मैं गैदरिंग की बात कर रहा था। आपने नंबर कौन सा बताया था? हाँ ठीक है, यही वाला है। अच्छा, ये 2 हदीस बता रहा हूँ गैदरिंग के आदाब के हवाले से। ये जो आदाब के हवाले से बातें होती है ना, इसमें कभी कभी ये सवाल दिल में आता है कि यार ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, क्या मतलब इतनी सख्ती है हमारे दीन के अंदर? हमारे दीन के अंदर जितने अहकाम हैं वो दुनियावी एतबार से भी परफेक्शन की तरफ ले जाने के लिए हैं और क़यामत के लिए तो है ही हैं। तो इनमें जो भी अहकाम होते हैं, आदाब होते हैं, उसमें होती इंसानियत की बेहतरी ही है। जैसे अगर किसी अच्छे डिसिप्लिन्ड स्कूल के अंदर, डिसिप्लिन्ड स्कूल, उसमें वालिदैन भेज रहे हैं तो बहुत छोटी छोटी बातों पे डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाएगा और बच्चों को लग रहा होगा उस वक्त कि बिला वजह की सख्तियाँ हैं, लेकिन जब वहाँ से वो स्कूल से पास होकर निकलेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी में तब्दीलियाँ आई होंगी और वो जिन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया था, वो छोटी छोटी चीज़ें पर्सनैलिटी के अंदर हिस्सा बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे घरों के अंदर बचपन से आपको जिन छोटी छोटी बातों पे अगर टोका गया है, अगर जैसे एक कुछ कॉमन बातें ये हैं कि जब अब्बू या कोई बड़ा कमरे में हो तो टांगे लंबी करके नहीं बैठते, जो है लेटे में तो सीधे होकर बैठ जाए, छोटे छोटे से आदाब हैं। इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें होंगी। एंटर हो रहे हैं तो पहले बड़ों को बैठने दें, फिर बाद में बैठें। खाने की चीज़ें पहले बड़ों को लेके जाने दें। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो अगर हमारे घरों में तरबियत का एक मिजाज था तो हमारे बड़ों ने ये की हुई है तरबियत। अब ये कम ज़रूर हो रही हैं क्योंकि माँ बाप मसरूफ़ हो गए, उन्होंने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिए और वो बच्चा बचपन से ही, वो जी तंग बड़ा करता था जी मोबाइल दे दिया उसको, तो वो बचपन से ही वो मोबाइल ही उसकी अम्मी अब्बू हैं, वो उसी से ही सीख रहा है जो सीख रहा है। तो अब ये आपकी अगली नस्लों में ये और कम होता जाएगा। यानी मेरी आपसे पिछली जनरेशन है, I'm 42, आप 21, 20 के होंगे, चलो तो मैं आपसे एग्जैक्टली एक जनरेशन पीछे हो गया। मेरी जनरेशन तक भी जो आदाब तरबियत का हिस्सा होते थे आपकी जनरेशन में वो नहीं है, और आपको अगर अपने भतीजे भांजे भी नज़र आ रहे हैं तो उनमें भी वो नहीं हो रहे क्योंकि आपके भाई भाभी बहन बहनों के पास टाइम ही नहीं है। अब उनमें वो नहीं हो रहा जो आपके माँ बाप ने आपके साथ किया था तरबियत का। तो अब ये चीज़ें कम होती जा रही हैं। बहरहाल तरबियत के हवाले से 2 चीज़ें बता रहा हूँ और ये ये कॉमन आपको फील होंगी जो बता रहा हूँ। जब हम कहीं बैठ रहे हैं, कहीं दोस्तों की महफिल में बैठ रहे हैं, बेशक जाके मेहमानों में भी 2-4 लोग बैठे हुए हैं, बात भी चल रही है, ऐਵੇਂ जाके बीच बढ़ गए तो वही कहानी बात, मुझे भी बताओ यार क्या बात हो रही है। ये आदाब के खिलाफ है। अबू दाऊद 4844
उमर बिन शुएब रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रिवायत, अपने दादा से रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बगैर ना बैठ जाए। पता नहीं किस तरह की बात चल रही थी, कितनी ज़रूरी बात चल रही थी, नहीं थी आपके सामने करने वाली, कोई मसला हो सकता था, अभी जाके बीच में बैठ के मुझे भी बताओ। तो इसलिए कोई शख्स दो आदमियों के दरमियान, अच्छा ये जो हदीस का टॉपिक अगर जेंडर स्पेसिफिक है तो वो सिर्फ जेंडर स्पेसिफिक हदीस नहीं होती है, वो बाकियों के लिए भी होती है। अब दो आदमियों के दरमियान मतलब दो औरतों के दरमियान भी, कोई शख्स दो आदमियों के दरमियान उनकी इजाज़त के बगैर ना बैठ जाए, एक ये बात। एक और बुखारी 6290, ये भी अपने में कॉमन फील करेंगे इस बात को। सैयदना अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम तीन आदमी मौजूद हो, मतलब औरतें भी, जब तुम तीन आदमी मौजूद हो तो दो आदमी अपने तीसरे साथी को छोड़कर आपस में सरगोशी ना करें। अब आप तीन चार लोग बैठे हुए हैं, एक दूसरे के कान में कुछ कहना शुरू हो जाता है, क्या फील होता है इससे कि मेरे बारे में कोई बात हो रही है, क्योंकि बदगुमानी होती है ना। तो ऐसे ना करें, यहां तक कि तुम और लोगों से जा मिल जाओ, इसलिए कि ऐसा करना उसको गमगीन कर देगा। तो इसलिए गैदरिंग के अंदर बैठे हैं ना, तो उस गैदरिंग के अंदर फिर आपस में प्राइवेट बात नहीं करनी चाहिए कान में। अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह।